अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये आपका बायो का लेक्चर है। आज हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आप लोग बेसिकली पैसेज ऑफ द मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ सेल्स पढ़ रहे हैं। डिफरेंट किस्म के मेथड्स पढ़े थे कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिन मेथड्स के जरिए से मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन या अक्रॉस द सेल वॉल ऑफ द सेल मूव करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने डिफ्यूजन पढ़ा था। डिफ्यूजन में आपको पता था मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स from an area of higher concentration towards an area of lower concentration, that was a diffusion। फिर हमने facilitated diffusion पढ़ा था। facilitated diffusion आपको पता है it was also the movement of molecules from an area of higher concentration towards an area of lower concentration with the help of the transport protein। facilitated diffusion को facilitated इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई transport protein जो है वो molecules को move करवाने के लिए facilitate करती है, उसको help out करती है। उसके बाद अगला जो पैसेज था वो हमने ऑस्मोसिस पढ़ा था। ऑस्मोसिस वाज द मूवमेंट ऑफ द वाटर अक्रॉस द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टुवर्ड्स एन एरिया ऑफ हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। ये ऑस्मोसिस के बारे में हमने डिस्कस किया था कि अगर सेल को जो है वो किसी ऐसा सोल्यूशन में रख दिया जाए जो कि हाइपोटोनिक है, लाइक उसमें जो सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है उस सोल्यूशन में वो ज्यादा है, सेल के अंदर वाली साइड पे सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड अगर सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो पानी जो है वो सेल के बाहर से उसके बाहर वाले एनवायरनमेंट जो सोल्यूशन होगा उससे अंदर मूव करता जाएगा। वो हमने ऑस्मोसिस पढ़ा था। आपने ऑस्मोसिस में 3 तरह की चीजें पढ़ी थी, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस थे, एक आइसोटोनिक सॉल्यूशंस थे और एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस थे। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आपने देखा था कि सोल्यूट की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो रिलेटिवली हाई होती है। हाइपर का मतलब कोई चीज मतलब चीज का ज्यादा हो जाना, जैसे आप गुस्से में हाइपर हो जाते हैं तो गुस्सा आपका ज्यादा हो रहा है। तो हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन था उसमें सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन रिलेटिवली ज्यादा होती है। हाइपोटोनिक में सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन रिलेटिवली कम होती है। आइसोटोनिक जो सॉल्यूशन था उसमें सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो दो सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इक्वल होगी अगर हम लोग उनका कंपैरिजन करते हैं या उनकी रिलेटिविटी चेक करते हैं। तो ये हमने पीछे पैसेजेस पढ़े थे, इनकी आगे एक्सटेंशन है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस बेसिकली हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था। तो ऑस्मोसिस एंड गार्ड सेल्स। अब ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर मूव कर रहा है फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। तो ऑस्मोसिस अगर हो रहा है प्लांट सेल में या एनिमल सेल में तो गार्ड सेल से किस तरह से रिलेट करता है, इसका क्या फंक्शन यहाँ पे हो सकता है, इसको आज हम देखेंगे। आपको पता है कि स्टोमेटा जो होता है वो लीफ एपिडर्मिस में होता है और स्टोमेटा के इर्द गिर्द गार्ड सेल्स होते हैं। जैसे मैंने ये वाले डायग्राम बनाई है, ये जो आपको बीन शेप जो है वो सेल्स नजर आ रहे हैं, ये वाला सेल है और एक ये वाला सेल है, ये बीन शेप, ये गार्ड सेल्स हैं। गार्ड सेल्स जो है वो स्टोमेटा को सराउंड करते हैं, मतलब बोर्ड शेप, लाइक ये वाली जो शेप है आप इस तरह से, लाइक इट इज द गार्ड सेल एंड इट इज आल्सो, तो ये ऐसे बोर्ड शेप में होते हैं, मतलब अंदर से ऐसे झुके हुए होते हैं। तो इनके दरमियान वाली जो ओपनिंग है, लाइक ये वाली जो सेंटर वाली ओपनिंग है, ये ओपनिंग जो है स्टोमेटा कहलाती है। तो आप चूंकि ऑस्मोसिस, ये वाला गार्ड सेल है और एक ये गार्ड सेल है, ठीक है, ये ऐसे ड्रॉ हुआ है, अंदर से ये बोर्ड है, ठीक है, इसके सेंटर में ये जो ओपनिंग है इट इज द स्टोमेटा। आपका जो टॉपिक है वो ऑस्मोसिस एंड गार्ड सेल। ऑस्मोसिस और गार्ड सेल्स का आपस में क्या रिलेशन है ये हम देखेंगे। स्टोमेटा जो है वो लीफ एपिडर्मिस में होते हैं और इस जो स्टोमेटा है इसको सराउंड करते हैं गार्ड सेल। ये देखिए, ये स्टोमेटा सेंटर में और एक इधर गार्ड सेल और एक इधर गार्ड सेल, इन दोनों को स्टोमेटा को 2 गार्ड सेल ने सराउंड किया हुआ है, इसके इर्द गिर्द है। डे टाइम में क्या होता है, गार्ड सेल जो है, चूंकि गार्ड सेल आर प्रेजेंट द लीफ एपिडर्मिस और लीफ एपिडर्मिस में फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में होता क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, और यहाँ मैं इसकी लिख देती हूँ इक्वेशन। फॉर एग्जांपल 6 मॉलिक्यूल्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड के और 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, तो क्या बनता है नतीजे में, इसके रिजल्ट में ग्लूकोज बनता है प्लस ऑक्सीजन बनती है प्लस एनर्जी यहां से रिलीज होती है। तो स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के रिजल्ट में ग्लूकोज बन रहा है एंड ग्लूकोज इज द सोल्यूट। तो आप देखें कि अगर ग्लूकोज ज्यादा बन रहा है तो वाटर के अंदर सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती जा रही है,
तो क्या होगा, ड्यूरिंग डे टाइम गार्ड सेल्स आर मेकिंग ग्लूकोज, गार्ड सेल्स ग्लूकोज बना रहे होते हैं और इस तरह से गार्ड सेल्स के अंदर वाला जो एनवायरनमेंट होता है वो हाइपरटोनिक हो जाता है। हाइपरटोनिक की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कंटेन रिलेटिवली लार्जर अमाउंट और मोर अमाउंट ऑफ द सोल्यूट। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन गार्ड सेल्स के अंदर, लाइक ये गार्ड सेल है, इसके अंदर जो है वो ये जो मैं आप कर रही हूँ इट इज अ सोल्यूट बेसिकली, तो ये इसके अंदर जो है वो ग्लूकोज की मिकदार ज्यादा हो जाएगी तो अंदर वाला एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। और व्हाट वाज द ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस वाज द इट इज द प्रोसेस इन व्हिच वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टुवर्ड्स एन एरिया ऑफ हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। आप देखें गार्ड सेल्स के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, सोल्यूट का लेवल बढ़ गया, तो वाटर जो है ऑटोमेटिकली बाहर से इसके अंदर को मूव करता जाएगा इस तरह से। आपने देखा था पीछे वाले टॉपिक के अंदर कि वाटर जितना ज्यादा सेल के इनवर्ड मूव कर जाता है, सेल जो है वो उसका वैक्यूल ज्यादा एक्सपैंड कर जाता है और जो साइटोप्लाज्म होता है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है ऑन द सेल वॉल ऑफ द सेल, तो सेल जो है वो टर्जिड हो जाता है, टफ हो जाता है और उसको आप टर्गर प्रेशर कहते हैं या फिर टर्गर बोलते हैं। तो आप ये सोचें कि जिस टाइम फोटोसिंथेसिस हो रही है, ग्लूकोज की मिकदार बढ़ रही है, ग्लूकोज सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती जा रही है, तो वाटर जो है वो ऑटोमेटिकली बाहर से अंदर को मूव करता जाएगा और जो सेल्स हैं वो टफ होते जाएंगे, फूल जाएंगे, ठीक है। तो वाटर एंटर्स देम फ्रॉम द अदर सेल्स एंड द सेल, दूसरे सेल से और उसका जो बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वहां से वाटर अंदर को मूव करता जाता है और सेल जो है वो स्वेल हो जाता है। स्वेल का मतलब सूज जाना, फूल जाना, टफ हो जाना। In this form, they assume a rigid bowl shape and a pore is created between them। इस तरह से जब इसके अंदर ज्यादा पानी अंदर मूव करता जाएगा तो ये रिजिड और बाउल फॉर्म में हो जाते हैं और इनके दरमियान में ये ओपनिंग हो जाती है, इस ओपनिंग को स्टोमेटा कहते हैं। एट नाइट, रात को जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो ही नहीं रहा तो ग्लूकोज भी नहीं बन रहा, तो उसका मतलब सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो सेल के इनवर्ड ज्यादा है, तो सेल जो है वो फ्लैसिड हो जाते हैं और स्टोमेटा उसके अंदर बंद हो जाता है। लाइक आप देखिए रात को फोटोसिंथेसिस होती है, प्लांट्स के अंदर रात को फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, तो रात को फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो रही तो जो गार्ड सेल्स हैं ये रिलेटिवली फ्लैसिड हो जाएंगे। जैसे एक बैलून है, उसके अंदर उसको आप ब्लो करते हो, उसके अंदर हवा भरते हो, ठीक है, तो वो टफ होता जा रहा है और स्वेल होता जा रहा है और जैसे ही उसके अंदर से हवा निकाल देते हैं तो इट वुड कोलैप्स, वो वापस अपने उसी पोजीशन में आ जाएगा, उसके अंदर हवा नहीं होगी तो वो फ्लैसिड हो जाएगा। सिमिलरली ये जो गार्ड सेल्स हैं ये दिन टाइम फोटोसिंथेसिस हो रही है, ग्लूकोज की मिकदार ज्यादा होती जा रही है तो ये टफ होते जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वाटर जो है वो बाहर से अंदर विद द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस बाहर से अंदर मूव करता जा रहा है तो ये टफ हो गया। रात को फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, इसके अंदर ग्लूकोज की मिकदार इतनी ज्यादा है ही नहीं तो वाटर अंदर मूव भी नहीं करेगा, तो ये जो गार्ड सेल्स हैं ये रिलेटिवली फ्लैसिड रहेंगे, ठीक है। तो उस दौरान जो है वो ये सेंटर वाले जो ओपनिंग है ये भी बंद हो जाएगी लाइक दिस। गार्ड सेल्स कुछ इस तरह के हो जाएंगे, ठीक है, तो सेंटर में कोई ओपनिंग अब आपको नजर नहीं आ रही तो स्टोमेटा जो है वो भी क्लोज हो जाएगा। अच्छा, उससे अगला जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आपने पढ़ा था कि प्लांट्स में और एनिमल्स में जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमेबल होती है। सेमी परमेबल का मतलब ये था इट अलाउज सम मटेरियल टू मूव इनसाइड एंड फेंस द अदर मॉलिक्यूल्स। कुछ मॉलिक्यूल्स को ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने देती है और कुछ को जो है वो उनके साइज की वजह से, उनके चार्ज की वजह से अंदर बाहर मूव नहीं करने देती। तो इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में या हमारी जो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी या बायोलॉजी की जो लैब है उसके अंदर या इसके अलावा और डिफरेंट किस्म के डिसिप्लिन्स के अंदर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किस तरह से काम कर सकती है। अब देखो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अगर हम लोग सेल की बात करें तो इट इज अ नेचुरल, ठीक है, नेचुरली बन रही है, लेकिन आप लोग इसको अपनी प्रैक्टिकलिटी वाली जो लाइफ है, प्रैक्टिकल लाइफ है, उसके अंदर भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं चीजों को सेपरेट करने के लिए कि ये चीज उसके दरमियान में जो पोर्स है वो उनका साइज इतना ही रखें, सेमी मेम्ब्रेन के दरमियान में जो पोर्स है उनका साइज इतना ही रखें, कुछ मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं और कुछ जो है वो नहीं मूव कर सकते, तो आप 2 से 3 चीजों को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बेसिकली इट इज केपेबल, ये इस काबिल होती है कि ये सब्सटेंसेस को
सेपरेट कर सके, ठीक है। तो आर्टिफिशियली जो सिंथेसाइज्ड मेम्ब्रेन्स होती हैं उनको आर्टिफिशियली मतलब जो हम लोग खुद बनाएंगे, ठीक है, जो लैब्स के अंदर बनेगी और इंडस्ट्रीज के अंदर बनेगी, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं बायोलॉजिकल वर्किंग के लिए। जब आप प्रैक्टिकल्स या रिसर्चेस कर रहे होते हैं उस दौरान अगर आपके पास कोई एक मीडियम है उसके अंदर बैक्टीरिया और वायरस दोनों पड़े हुए हैं, ठीक है, बैक्टीरिया का साइज अब डिफरेंट है और है, वायरसेस का साइज और है, तो आप चाह रहे हैं कि आप बैक्टीरिया को अलग कर लें और वायरसेस को अलग कर लें, तो आप उसके लिए एक स्पेसिफिक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनाएंगे और फिर वो सारा मटेरियल जो होगा उसको प्रोपोर करेंगे, तो वायरसेस जो बैक्टीरिया वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के ऊपर ही रह जाएंगे। वायरसेस चूंकि रिलेटिवली नीडल लाइक होते हैं, सुई की तरह के होते हैं, बारीक क्रिस्टल लाइन उनकी शेप होती है, तो वो डेफिनेटली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देंगे और बैक्टीरिया ऊपर रह जाएंगे। तो नीचे आपके सारे वायरसेस आ गए, ऊपर आपके बैक्टीरिया को, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को यूज करके आप इस तरह का जो कल्चर मीडियम होता है जिसमें डिफरेंट किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं आप उनको सेपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों वाटर ट्रीटमेंट जो टेक्नोलॉजीज हैं, वाटर को ट्रीट करने वाली, पानी को साफ करने वाली, या फिर पानी के अंदर से जो है वो डिफरेंट केमिकल्स को एलिमिनेट करवाने के लिए, उनको खत्म करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की गई हैं, उनके लिए भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स बनाई गई हैं और वहां पे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस, अगले वाले टॉपिक में हम लोगों ने फिल्ट्रेशन पढ़नी है, तो वहां पे हम देखेंगे कि फिल्ट्रेशन में पानी के प्रेशर की वजह से जो है वो चीजें अक्रॉस द मेम्ब्रेन आर पार मूव कर जाती हैं। तो एडवांस्ड वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी में मेम्ब्रेन इस्तेमाल होती है, इट इज बेस्ड ऑन फिल्ट्रेशन सिस्टम, और इसको इस्तेमाल किया जाता है ऐसा प्रोसेस जिसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सॉल्ट्स को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है, उसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। याद रखिए आपने डेफिनेशन, इस तरह से डेफिनेशन आ सकती है, आपने कहना कि रिवर्स ऑस्मोसिस इज द टाइप ऑफ द प्रोसेस इन व्हिच सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स आर यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ द सॉल्ट्स इन अ मीडियम। तो ये एप्लीकेशंस ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। पहली एप्लीकेशन आपने पढ़ी कि बैक्टीरिया और वायरस को सेपरेशन उनकी करनी है, दूसरी एप्लीकेशन में आपने वाटर ट्रीटमेंट करवाया जिसमें वाटर के अंदर जो इम्प्योरिटीज लाइक जो सॉल्ट्स हैं वो एक इम्प्योर चीज होती है, उसको पानी से अलग कर लिया जाता है, तो उसके लिए आपने इसको इस्तेमाल किया। तो अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट टू एप्लीकेशन व्हाट द टू एप्लीकेशन आर यूज्ड फॉर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो आप इन दोनों का बताना है। इसके अलावा ऑस्मोसिस एंड गार्सन हम लोगों ने पढ़ा, इनको आपने जुबानी याद करना है, ठीक है। 9th क्लास में अपने नोट्स नहीं प्रिपेयर करने, नोट्स उनको आप लोगों को मैंने नोट्स देने हैं जब आप स्कूल आ जाएंगे, अभी आपने टॉपिक वाइज बस इनको याद करते जाना है। ओके, होप सो आपको समझ आ गया, कोई मुश्किल हुई तो आप पूछ सकते हैं।